हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हो सकता है कि आप में से कुछ विद्यार्थी आज पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो उन्हें लग रहा होगा कि अच्छा एलडीसी की वैकेंसी आई है इसलिए सर क्लास ले रहे हैं। नहीं भाई, हम एलडीसी की क्लास तब से ले रहे हैं जब से हमें पता चला था कि हाँ, वैकेंसी आना निश्चित है। नोटिफिकेशन तो अभी कल आया है। हम तो ये क्लासेस आप लोगों को कब से प्रोवाइड करवा रहे होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। जब हमारी आज 65 नंबर की क्लास है, तो उससे पहले 64 क्लासेस हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। अगर आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे पहले से, तो आपको पता होगा कि अपन किस लेवल की साइंस को पढ़ रहे हैं। अब जो है आप लोगों को पता है कि जो है केवल और केवल एक लाइन के या दो लाइन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब न्यूमेरिकल्स भी आने लगे हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ने लगा है, तो हमें भी जो है उसी के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। साथ ही साथ आज का दिन तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा दिवस है। और साथ ही साथ जो है आज जो कोई भी जीवन में सीखना चाहता है, वो आज के दिन को नहीं भूल सकता, क्योंकि आज मां सरस्वती विद्या की देवी का आज दिवस है। और मैं आप सभी लोगों को आज के दिन यही आशीर्वाद देता हूं, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं, यही मां शारदे से प्रार्थना करता हूं, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को एक नई चीजें सीखने की, नई चीजें पढ़ने की एक शक्ति प्रदान करे, जिससे कि आप लोग जो है नई नई चीजें सीख सकें और ताउम्र कुछ न कुछ नया सीखते रहे। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन भर जो है सीखते रहता है, वह हमेशा अपडेट रहता है, हमेशा अपग्रेड रहता है। और जिसने सीखना बंद कर दिया, उस दिन से ही मान के चलिए कि वह व्यक्ति अपना नाश करना शुरू कर देता है। तो आज तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका चयन नहीं हुआ, लेकिन चयन होने के उपरांत भी अगर आप पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ही आप अपने जहां कहीं भी आपका कार्यस्थल होगा, वहां पर एक अलग ही मान सम्मान पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पास नॉलेज रखता है, जो व्यक्ति अपने पास में पढ़ाई लिखाई का पूरा एक नॉलेज होगा, जिसे ये कुछ जानकारियां प्राप्त होगी, वो व्यक्ति निश्चित रूप से ही किसी और की सहायता भी कर ही सकता है। चलिए, आज पुनः एक बार आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ में आज आप देख रहे होंगे, वैसे तो हमारी थंबनेल हमेशा ही इन्हीं पीले अक्षरों के साथ रहती है, लेकिन आज जो है मैंने खुद ने भी पीले टी शर्ट को पहन करके क्लास लेने का निश्चित किया था। और सभी क्लासेस हमारी जो है आज इन्हीं पीले टी शर्ट में मैंने ली है। साथ ही साथ आज की सभी थंबनेल के अंदर हमने ये कोशिश की है कि मां शारदे को याद किया जाए। चलिए, मां शारदे के आशीर्वाद के साथ में आज की क्लास को करते हैं शुरू। और कल लास्ट क्लास के अंदर हम ये समझ चुके थे कि एक ओम का मतलब क्या होता है। एक ओम का मतलब होता है कि किसी भी चालक में जब अपन 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं और उस चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर अगर उत्पन्न होता है, तो हम ये कहते हैं कि उस चालक का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो कितना है, 1 ओम रेजिस्टेंस उसका है। ठीक है, और V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है। और जब भी आपका V और I का मान बराबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उस चालक के पास में जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में, यानी फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ प्रतिरोधों का हम संयोजन भी पढ़ने वाले हैं, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले आप आज की हेडिंग लिखेंगे प्रतिरोधों की निर्भरता या प्रतिरोध की निर्भरता। क्लियर? फटाफट से पढ़ना शुरू करेंगे, जल्दी लिखिएगा। प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में अपन बात करेंगे। प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो बेसिकली 3 फैक्टर के ऊपर रहती है। कितने फैक्टर के ऊपर? 3 फैक्टर के ऊपर। एक तो आपका जो भी चालक है उसकी लंबाई क्या है,
दूसरा, उस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है। और तीसरा, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता जो है वो पहली किसके ऊपर है, तो चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। क्लियर। दूसरा आपका ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो ये डिपेंड करता है चालक के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और तीसरा ये डिपेंड करेगा आपका उसकी प्रकृति पर। क्लियर। चलिए, अब ये तो हमारे को थ्योरेटिकल याद रखना है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला आता है प्रतिरोध का, वो फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। क्या आता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। एल क्या है, लंबाई, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और अब आपको ये सीधे सीधे दिख रहा होगा कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, यानी R बढ़ेगा तो आपका एल बढ़ेगा, और अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ रही है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। साथ ही साथ उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो अगर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा। समझ में आ गई बात, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और लंबाई के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, और दोनों ही घटेंगे। ठीक सर, तो ये रो क्या है, तो बेसिकली देखिए, जो ये दो बार मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके ये संबंध लाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया था जिसे अपन कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। सर ये रो है क्या, तो ये बेसिकली पदार्थ जो होता है उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। तो ये क्या है, पदार्थ का विशिष्ट, यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। समझ में आ गई बात, ये प्रतिरोध को, एक मिनट है ना, चलो, तो ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, या आप इसे प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो रो क्या है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, या जिसे अपन प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये हर एक पदार्थ के लिए पहले से निश्चित होता है, हमें इसको याद नहीं करना है। अगर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आर, अगर आपको किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस निकालने को कहा जाएगा तो एल और ए और रो आपको दे रखे होंगे। समझ में आ गई बात, आपको टेंशन नहीं लेना है, तो रो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसका मात्रक जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो मात्रक है वो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, इसका मात्रक, और इसका मात्रक जो है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ये है इस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक, क्या है, ओम मीटर। ये याद रखेंगे। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक ऑर्डर लिखवा रहा हूं, वो याद रखना है। चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब एक ऑर्डर लिखेंगे आप कि आर एल्यूमिनियम, ए एल यानी एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके बाद में आर ए यू, ए यू यानी कि आपका गोल्ड, सोना। और इसके बाद में आर कॉपर, सी यू। और इसके बाद में आर ए जी यानी सिल्वर, चांदी आपकी, ठीक है। ये है इनकी प्रतिरोधकता का ऑर्डर, यानी कि ये जो पदार्थ है, जैसे एल्यूमिनियम है, एक आपका कॉपर है, तांबा है, एक चांदी है, एक सोना है, ठीक है। ये आपके चार पदार्थ हैं,
जिनके अंदर से अगर अपन करंट को पास करेंगे तो सबसे ज्यादा करंट का विरोध कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा विरोध करेगा एल्यूमिनियम, फिर थोड़ा सा कम विरोध करेगा गोल्ड, फिर थोड़ा सा कम करेगा कॉपर, और सबसे कम विरोध कौन करेगा? सबसे कम विरोध करेगा चांदी। अब ये तो हो गया इनकी प्रतिरोधकता का क्रम। और अगर हमसे इनकी कंडक्टिविटी, चालकता का क्रम पूछता है, लिख लीजिए चालकता का क्रम। अब चालकता का अगर क्रम पूछता है तो सीधी सी बात है, जिसने विरोध सबसे कम किया वही तो उसको चलने देगा। जिसने विरोध सबसे कम किया वही उसको चलने देगा। तो चलने कौन देगा? सबसे ज्यादा चलने देता है आपका चांदी, यानी एजी। ठीक है, सी ऑफ एजी, कंडक्टिविटी ऑफ चांदी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में सी ऑफ सी यू, कॉपर की। इसके बाद में आपका गोल्ड, एयू। और उसके बाद में एल, एल्यूमिनियम। तो ये ध्यान रखना कि जिसकी प्रतिरोधकता सर्वाधिक होगी उसकी चालकता सबसे कम होगी, जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। अब ये चार का तो याद रखना है, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको प्रतिरोधकता दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि इनकी चालकता का क्रम लिखिए, या चालकता दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा प्रतिरोधकता का। तो जो चालकता का क्रम हो उसका उल्टा कर देना, तो प्रतिरोधकता का क्रम आएगा। प्रतिरोधकता दे रखी हो तो उसका उल्टा कर देना, चालकता का क्रम आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये चार का तो मैं याद करवा रहा हूं, बाकी आगे आपको वैल्यूज देगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और इनकी भी वैल्यू याद नहीं करनी है, केवल ये ऑर्डर याद रखना है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जहां से न्यूमेरिकल बनने के पूरे चांस है, प्रतिरोधों का संयोजन। हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। और प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो बेसिकली दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का संयोजन किया जा सकता है? दो प्रकार से संयोजन किया जा सकता है। पहला आप कर सकते हैं इसके अंदर श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो आप प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से कर सकते हो, और दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। क्योंकि पहले तो यही पता होना चाहिए ना भाई, संयोजन का मतलब क्या है, या संयोजन किस प्रकार से हो सकता है। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, आप मिला सकते हो, ये कहने का मतलब ये। तो प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ सकते हो, या तो आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ो या समांतर क्रम में जोड़ो। आपके घर के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं वो सभी युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी होती है। इतनी सी लाइन जिसको याद थी जूनियर अकाउंटेंट में, उसका एक क्वेश्चन सही हो जाता। ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, है ना। अब ये तो मैं क्यों हंस रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो बहुत आसान लग रहा है कि हाँ भाई क्या है, समांतर क्रम में होता है, सबको पता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज नहीं पता थी। अगर सबको ये चीज पता होती तो कभी आरबीआई आपका जो है बोर्ड पूछता ही नहीं एग्जाम के अंदर। समझाई बात? आरएमएसएसबी बोर्ड जो है वो पूछता ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो जो छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है वो सब याद रखनी है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक श्रेणी क्रम संयोजन की, और इसमें संयोजन कैसे होता है, क्या होता है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। लिखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। अब हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है पहले वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप एक डायग्राम बना लीजिए। ये रहा आपका पहला प्रतिरोध, ये रहा आपका दूसरा प्रतिरोध, ये रहा आपका तीसरा प्रतिरोध। तो जब भी प्रतिरोधों का
एक सिरा, जैसे ये मान लीजिए ए है, ये बी सिरा, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये लास्ट एच। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि ए से बी की तरफ गए तो एक देखो, एक सिरा ये रहा इस प्रतिरोध का और दूसरा सिरा ये रहा। अब जो दूसरा सिरा है वो दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है या नहीं है? और दूसरे वाले का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से जुड़ा हुआ है। यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इसमें चेन बनती है, एक जुड़ा फिर उसके आगे दूसरा, आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, से आगे प्रतिरोध जुड़ते जाते हैं। ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर? तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा कि पहले तार का या जो भी एक प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ेगा। क्लियर? इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो पहला तार है उसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे वाले तार के पहले से जुड़ेगा। क्लियर? फिर अब दूसरे तार का जो दूसरा सिरा था वो तीसरे वाले के पहले से जुड़ता है। तो ऐसे जो है आगे से आगे कनेक्ट होते हैं सभी के सभी प्रतिरोध। ऐसे क्रम को अपन क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसमें याद रखना कि सभी प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि श्रेणी क्रम के अंदर जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे उन सभी प्रतिरोधों के अंदर जो धारा होगी, जो विद्युत धारा होगी, उसका मान क्या होगा? समान होगा। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर यानी जो इनके पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक आपके रेजिस्टेंस के लिए, तो लिखेंगे कि सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का जो मान होगा, विभवांतर का मान भिन्न भिन्न क्या होगा? अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो सभी प्रतिरोधों के लिए जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो अलग अलग होता है। ठीक? चलो, इस पॉइंट को भी आपने समझ लिया होगा। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें जो प्रतिरोध तुल्य निकाला जाता है, क्या? प्रतिरोध तुल्य। जैसे यहां पर देखिए, इसका नाम देते हैं R1, इसका नाम देते हैं R2, इसका नाम देते हैं R3। तो ये जो तीन प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ तो दिया, लेकिन जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है वो कैसे निकालेंगे? भाई तीनों प्रतिरोधों का आप संयोजित तो कर दिया, जैसे देखो 2, 3 और 4 इनको जोड़ना था, कितना आएगा? 2, 3 और 4 जोड़ दिया, आ गया 9। क्लियर? तो अब ऐसे ही जब हम R1, R2 और R3 प्रतिरोध को जोड़ेंगे तब कैसे तुल्य प्रतिरोध निकलता है? तो तब आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी प्रतिरोधों के मान दे रखे होते हैं उनको जोड़ लीजिए सीधे सीधे। समझ में आ गई बात? जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो उन प्रतिरोधों को सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये था आपका श्रेणी क्रम संयोजन। आपने समझ लिया होगा कि इसमें प्रतिरोध का एक सिरा फिर अगले वाले का पहला सिरा दूसरे सिरे से ऐसे कनेक्ट होता जाता है, आगे चेन बनेगी। सभी के सभी श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध हैं उनके धारा का जो मान होगा, करंट का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। सभी प्रतिरोधों के लिए जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो अलग अलग होगा। यानी हम ये कहेंगे कि इसमें जो करंट जा रहा है आई, वो सभी में आई ही जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, तो इसके लिए नाम दे देते हैं V1 होगा मान लो।
इसका होगा कोई V2, इसका होगा कोई V3। क्लियर? तो करंट तो सेम होगा लेकिन जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। और तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा? तो सभी के सभी प्रतिरोधों का जो मान है उनको जोड़ देंगे, बस। समझ में आ गई बात? ये है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया है नोट डाउन? अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, उस क्वेश्चन को कर लीजिए तो आपके दिमाग में श्रेणी क्रम एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये अपने पास में एक डायग्राम आ रहा है, ठीक है, देखिएगा। क्लियर? और इसके अंदर ये माइनस का साइन है, ये प्लस, ये 6 वोल्ट। क्लियर? और ये जो है आपका प्रतिरोध, ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम। क्लियर? तो 3, 4 और 5 ओम प्रतिरोध दे रखा था, ये परिपथ पूरा अपने को दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है पहला तो कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी जो ये 3 प्रतिरोध है इनके अंदर धारा का मान क्या होगा वो अपने को निकालना है। और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या निकालना है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है सभी के सभी प्रतिरोधों का। क्लियर? चलिए देखिएगा अब क्या करेंगे। तो ए वाला यानी पहला जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। अब आपको ये पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये तो हमें पता है। देखिए, तो V बराबर आई आर। V का मान 6 वोल्ट दे रखा है, I अपन से पूछा है, R अपने को निकालना है। अब R निकालने के लिए आपको जब भी ऐसा सर्किट दे रखा हो तो आपको सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? तो R तुल्य आ जाएगा आपका कितना? 3, 4 और 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 12 ओम। कितना आएगा? 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब V की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट। I की वैल्यू नहीं पता है और R तुल्य का मान कितना है? 12 ओम है। तो I बराबर आ जाएगा 6/12 यानी 1/2, तो 0.5 एम्पियर। कितना आएगा? 0.5 एम्पियर आ जाएगा। और आप लोगों को ये चीज मैंने बता दी थी कि प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर क्या, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर जो करंट का मान होता है वो समान होता है। तो सीधी सी बात है कि यही करंट जो है इस प्रतिरोध में भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में कितना करंट है? 0.5 एम्पियर। क्लियर? तो पहली चीज आपके निकल कर आ गई है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? तो 0.5 एम्पियर होगी। दूसरा देखिए क्या पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर बताइए। और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जब आपको विभवांतर निकालना है तब भी आपको यही करना है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अब विभवांतर निकालना है यानी V निकालना है। तो मान लो V निकालना है 3 का, तो मैं निकाल रहा हूं V3 लिख दिया। 3 ओम का विभवांतर निकालना है तो V3। अब I और R, तो तीसरा जो ओम है 3 ओम वाला जो है उसके अंदर करंट कितना है? 0.5 और R कितना है? 3 ओम। इन दोनों का गुणा करेंगे तो पोटेंशियल आपका कितना आएगा निकलकर? 0.5 × 3। और जब 3 का मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे तो आ जाएगा 1.5 वोल्ट। ऐसे ही जब 4 ओम के प्रतिरोध में निकालोगे तो क्या करोगे? 0.5 का गुणा 4 से करोगे, कितना आएगा? 2 वोल्ट आएगा। और ऐसे ही जब अपन 5 ओम वाले प्रतिरोध की बात करेंगे तो 0.5 का गुणा करेंगे 5 से, कितना आएगा? 2.5 वोल्ट आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बस यही चीज आपसे पूछी जाती है
और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन हम जो है पढ़कर नहीं गए होते इस लेवल का, या इस सोच तक अपनी नहीं बना पाते हैं कि हाँ ऐसा थोड़ी आएगा। हम तो बस याद करके जाते हैं आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। यूज उसी का करना है। देखो आर इक्विवेलेंट यूज किया, ओम का नियम V इज इक्वल टू IR यूज किया, लेकिन इसे सीखना होगा कि हम कैसे यूज करें। इसको यूज करना आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। और इसको वापस करना है एक बार, ऐसे नहीं कि देख लिया हाँ बस सिंपल है मजा आ गया। भैया देखो, देखने से अगर फिजिक्स समझ में आती तो है ना हर कोई फिजिक्स ले लेता था, साइंस लेने की जरूरत ही क्यों पड़, फिर तो हर कोई साइंस ले लेता, सॉरी, है ना। जब अपने को अच्छे से इतने एक बार में समझ आवा, तो एक बार में समझ में नहीं आता है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, 3-4 बार इसको ट्राई करोगे तब क्लियर होगा कि अच्छा यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ता हूं अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चन की बजाय सॉरी अपन अब पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट संयोजन आपका आ गया समांतर क्रम संयोजन। क्लियर। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपने समझ लिया है। अब आप देखेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये है अपने पास डायग्राम। क्या कर दिया सर? अरे भाई पहले क्या हो रहा था कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरे अगले सिरे से जुड़ के अगला सिरा अगले से अगले ऐसे ऐसे चेन बन रही थी। यहां पर क्या होगा कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा तो किसी एक पॉइंट पर, देखो तीनों के तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा यहां पर मिल गया। क्लियर, यहां पर मिल गया जिसे अपन ए पॉइंट कह रहे हैं। और इन सभी तीनों के तीनों प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है वो मिलेगा यहां पर। समझ में आ गई बात। ये है प्रतिरोध R1, ये है R2 और ये है R3। तो R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा यहां मिला है और दूसरा सिरा मिलेगा यहां पर। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आप याद क्या रखोगे, समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर बेसिकली सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा और एक जगह मिल जाएगा और दूसरा सिरा एक जगह मिल जाएगा। ठीक, बस। अब इसके अंदर याद रखने वाली चीज क्या है, पहली तो कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न, धारा का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, यानी अलग अलग। R1 के अंदर अलग करंट होगा, R2 में अलग होगा, R3 में अलग होगा। करंट का मान इस बार क्या हो जाएगा, अलग अलग। वहां पर क्या था, प्रतिरोध का मान अलग अलग था, सॉरी विभवांतर का मान अलग अलग था और करंट का मान सेम था। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, धारा का मान जो है वो तो अलग अलग होगा, लेकिन प्रतिरोध जो विभवांतर है वो सभी में सेम हो जाएगा। तो सभी प्रतिरोधों में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का मान समान होगा। समझ में आ गई बात। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा। क्लियर। और इसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकलता है वो निकलेगा 1/R तुल्य से, यानी जो भी आपका पहले आपने क्या करा था, आर तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट जोड़ दिए थे। यहां क्या करोगे, उल्टा कर कर करके जोड़ोगे, यानी 1/R तुल्य, फिर क्या करोगे 1/R1। ठीक है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, ऐसे ही जितने भी प्रतिरोध दे रखे होंगे उन सभी प्रतिरोधों का मान उल्टा कर करके जोड़ोगे। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आया होगा, वैसे के वैसे आपको समांतर क्रम संयोजन भी समझ में आ गया होगा। क्या करना है,
तो इसके अंदर बेसिकली 3 अलग अलग प्रतिरोध होंगे, जिनको हम क्या करेंगे, तो उन प्रतिरोधों को अपन एक सिरे पर एक जगह मिला देंगे और दूसरे सिरे को दूसरी जगह मिला देंगे। समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, विभवांतर का मान समान होगा और 1/r तुल्य बराबर होगा 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4। ऐसे जो है अलग अलग प्रतिरोधों का उल्टा करके फिर जोड़ेंगे और फिर अपन जो है क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे। समझ में आ गई बात। अब इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल जो है अपन करेंगे, लेकिन अगली क्लास में मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देकर जा रहा हूं। अगर आप लोग खुद से सोच सके और सॉल्व कर सके तो करिएगा, अदरवाइज मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। क्वेश्चन ये है कि ये रहा आपका प्रतिरोध, ऐसे न्यूमेरिकल थोड़े से अपन को करना सीखना पड़ेगा भाई, है ना। ये लीजिए, हाँ अभी प्रतिरोधों का मान भी दूंगा, है ना, डरना नहीं है। अभी केवल क्वेश्चन तो लिखो, पहले जो बना रहा हूं वो बना लीजिए। देखिए, ये अपने पास में इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, सभी प्रतिरोधों के मान दे रहा हूं मैं। ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, ये है 3 ओम, ये है मान लीजिए 2 ओम, और ये भी है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, ये भी है 3 ओम। आपको बताना है, देखो भाई ये 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, फिर बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे 3 प्रतिरोध और जुड़े हुए हैं। आपको आर तुल्य का मान बताना है, यानी आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो आपको बताना है। क्लियर। फिर बाद में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर अगर करंट का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे, विभवांतर का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आर तुल्य का मान जो है सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग जो है वीडियो को पूरा देख रहे हैं और आप मेरे साथ साथ चीजों को सीख भी रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। और आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। इसी के साथ में पुनः एक बार आप सभी लोगों को मां सरस्वती के दिवस बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपको ताउम्र सीखने की एक नई शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद।